जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी रिपब्लिक लॉ अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लॉ गेट के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो सिलेबस है उसमें ये कि आपका प्रियम्बल टू आर्टिकल 40 तक है और आगे जो है पार्लियामेंट के बारे में है आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक है। ठीक है। अब मैं जो आपको गैस बताऊंगा ना, इसमें से आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक जो सीधा सीधा आर्टिकल्स बताऊंगा और मैं पढ़ा भी दूंगा, तो आइए आपने जरूर देख लेनी है। ये वीडियो थोड़ी सी तकरीबन 20 से 30 मिनट्स की वीडियो होगी, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। आइए मैं आपको करवाता हूँ आर्टिकल 50 से लेकर। ये देखें जनाब, आर्टिकल जो ये देखें, चैप्टर 2 है द मजलिस शुरा पार्लियामेंट। मजलिस शुरा कहते हैं पार्लियामेंट को कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे और मीटिंग और द मजलिस शुरा के बारे में पढ़ेंगे। ये चार चीजें, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, मीटिंग ऑफ द मजलिस शुरा। ठीक है ना, तीन चीजें। इन तीनों चीजों के बारे में आपको फिंगर टिप्स पे चीजें याद होनी चाहिए। देख लेंगे। देखिए, मजलिस शुरा आर्टिकल 50 किसको डील करता है? मजलिस शुरा को डील करता है, मजलिस पार्लियामेंट को डील करता है कि पार्लियामेंट है क्या। ये आपने जरूर करना है। देयर शैल बी मजलिस शुरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पर मुश्तमिल होगी, एंड टू हाउसेस पर मुश्तमिल होगी। मजलिस पार्लियामेंट किस पर मुश्तमिल होगी? प्रेसिडेंट और टू हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। ठीक है ना, नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। पार्लियामेंट क्या है जनाब? ये देखें, देयर शैल बी मजलिस शुरा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। मतलब कि प्रेसिडेंट पर भी मुश्किल होगी और टू हाउसेस। टू हाउसेस कौन से? जिनको हम नेशनल असेंबली कहते हैं और सेनेट कहते हैं। ये आपने याद रखना है। वो पूछ सकता है कि मजलिस शुरा कंसिस्टिंग ऑफ मजलिस शुरा ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड डैश टू हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज कौन सी नेशनल असेंबली। आगे आपसे वो पूछ सकता है। ये दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट आपने याद करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुनियादी सी चीज है, ये आपके करना है। नेशनल असेंबली पढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 51 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपसे वो नंबर पूछेगा। देयर शैल बी 336, 336। ठीक है, 336 जो सीट्स होंगी फॉर द मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। ये अमेंडेड है, पहले थी 342, अब 336 है। इन द नेशनल असेंबली, ये 18th अमेंडमेंट में करके ना 342 को ये देखनी चाहिए कि 342 को उन्होंने 18th 2018 में जो, सॉरी 18th अमेंडमेंट नहीं, 25th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट में हुआ था 2018 में। ठीक है, ये देयर शैल बी 336 सीट्स होंगी। ये आपने 336 याद रखना है फॉर द मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली इंक्लूडिंग सीट रिजर्व फॉर द वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। इसमें वुमेन और नॉन वुमेन जो है ना, रिजर्व सीट फॉर वुमेन वो भी इंक्लूडेड है और नॉन मुस्लिम की जो सीट है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जनाब। ये देखें, अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट। क्या होगा? अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। टू में क्या बताया? पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट। वोट कौन कर सकेगा? अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ही इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज। 18, अगर 18 साल से कम नहीं है। हिज नेम अपीयर्स ऑन द इलेक्टोरल रोल। ठीक है ना, पहली बात तो वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, का बात समझ में आती है। दूसरी ये कि वो 18 साल का हो, मेजर हो। ठीक है। और तीसरी बात ये कि वो उसका नाम जो इलेक्टोरल रोल पे उसका हो, वो उसमें यानी कि दर्ज भी होता ना, लिस्ट में भी हो नाम उसका। एंड ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड, और वो अनसाउंड माइंड ना हो। ये 4-5 चीजें हैं। वो पर्सन क्या होगा, वो टाइटल, अगर ये चीजें पूरा उतरेगा तो क्या होगा, वो पर्सन क्या होगा, वोट देने के काबिल होगा, मतलब कि वो इंटाइटल होगा, वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं जनाब। ये देखें, द सीट्स इन द नेशनल असेंबली रेफर टू इन द क्लास 1। जो ऊपर 336 के बारे में उन्होंने बताया है ना, वो देख रहे हैं। देखें, एक्सेप्ट द सीट्स इवेंशन इन क्लास 4, जो क्लास 4 में आगे मेंशन की, उसके अलावा शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस। ईच प्रोविंस को बताएंगे, दी जाएंगी एंड फेडरल कैपिटल, फेडरल कैपिटल और ईच प्रोविंस को। ये नीचे लिखी हुई है। देखें, बलोचिस्तान की कितनी सीट्स हैं? जनरल सीट्स 16। ठीक है। और केपीके की कितनी है? 45। और पंजाब की 141, सिंध की 61 और फेडरल कैपिटल की 3 है। ठीक है, ये याद रखना। वुमेन सीट्स कितनी है? तरतीब के साथ लिखा, बलूचिस्तान की 4 है, खैबर पख्तूनख्वा की 10 है, पंजाब की 32 है और सिंध की 14 और कितनी है फेडरल कैपिटल की 60। टोटल कितनी होगी? 326 होगी, 326। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लास 3
जो क्लास 3 में हमने पढ़ा, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज टू बी इलेक्टेड इन द जनरल इलेक्शन 2018 शैल कंटिन्यू टिल रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड देयरफॉर दिस क्लास शैल स्टैंड ओमिटेड। वो जब यानी कि वो नेशनल असेंबली ट्राइबल एरिया से इलेक्ट हो जाएंगे जनरल इलेक्शन में 2018 में, उसके बाद ये जो क्लास होगी वो ओमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हमारी जो मैंने पढ़ी ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, इसमें आपने ये याद रखना है कि 336 है, ये वाला ये नंबर याद रखना है, 336 36 336 ये आपने याद रखना है। ठीक है, और आगे आपने ये वोटर के जो कॉम्पिटेंट होने के लिए ये चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं जी। इन एडिशन द नंबर ऑफ द सीट रेफर इन क्लास 3 देयर शैल बी इन द नेशनल असेंबली 10 सीट्स रिजर्व फॉर द नॉन मुस्लिम्स। जो 10 सीट्स देखो ना यहाँ पे बताइए हैं 336, यहाँ पे नॉन मुस्लिम के लिए भी अगर 10 डाल है तो 336 हो जाएगी ना, 326 ये बताइए हैं, और 10 ये नॉन मुस्लिम के होंगे तो 336 होंगे। ठीक है, आगे पढ़ें। द सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू द ईच प्रोविंस एंड द फेडरल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन की बेसिस पे दी जाएंगी। सीटें सूबों को कैसे दी जाएंगी? पॉपुलेशन की बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ द ऑफिशियली पब्लिश, यानी कि लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस क्या होता है, जो मरदमशुमारी हुई होती है ना पिछली, उसके मुताबिक हर सूबे की जितनी भी क्या है पॉपुलेशन, उसके मुताबिक वो सीटें उनको दी जाएंगी। ठीक हो गया जनाब, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये जो आर्टिकल सॉरी provided that for the purpose of the next general election to be held in 2018 and by elections related thereto 2018 उसने कहा है कि जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो है कि मतलब कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें और उसके बाई इलेक्शन जो भी इतने भी हुए हैं उसके रिलेटेड द एलोकेशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल रिजल्ट्स ऑफ 2018। 2017 में जो सेंसस हुए उसके मुताबिक उसमें सीटें एलोकेट की जाएगी। वी शैल बी पब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो जिसको फेडरल गवर्नमेंट पब्लिश करेंगे। ये अब प्रोसेस हो चुका है। आगे चलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द नेशनल असेंबली द कंसेंसस ऑफ द जनरल सीट शैल बी सिंगल मेंबर, जो उसने कहा है कि द कंस्टिट्यूएंसीज फॉर द जनरल सीट्स shall be single member territorial constituencies and the members to fill such seats shall be elected by the direct and free vote in accordance with the law। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे ना वो जनरल सीट के लिए वो एक सिंगल मेंबर के लिए एक सिंगल होगी। ठीक है ना, और दूसरी ये कि उसको डायरेक्ट वोट होगा, ये लिखा हुआ है फ्री एंड डायरेक्ट एंड फ्री वोट उसको डाला जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी प्रोसेस होगा। आगे चलते हैं। ईच प्रोविंस शैल बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। और जो ये देखें यहाँ से एमसीक्यू बना सकता है, ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस जो ना सूबा, वो शैल बी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन। जो वुमेन के लिए जो रिजर्व सीट्स होंगे उसके लिए जो ईच प्रोविंस होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर जाना जाएगा। ये एमसीक्यू आना ही आना पेपर में। which are allocated to the respective provinces under the class 3। ठीक है ना, जो भी उनकी रिजर्व सीट्स होंगे उनको दी जाएंगी, वो फिर जो जिस सूबे में से होंगे उस सूबे से उतनी रिजर्व वुमेन जी की ना सीटें जो ले ली जाएगी। द कंस्टिट्यूएंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर द नॉन मुस्लिम शैल बी द होल कंट्री। अच्छा, नॉन मुस्लिम के लिए होल कंट्री को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा जाएगा, जबकि वुमेन के लिए वो प्रोविंस सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा जाएगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, इधर क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फेडरल जनरल सीट्स शैल बी सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसकी जो टेरिटरी साहिवाल क्या बंदा एमएनए बन रहा है तो साहिवाल की जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सिंगल बंदे के लिए होगी, उसको डायरेक्ट वोट होगा। और वुमेन के लिए जो जितनी भी रिजर्व सीट्स है वुमेन की, उनके लिए जो प्रोविंस है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर यानी कि हल्का उसको समझा जाएगा। और जो नॉन मुस्लिम जो के लिए है रिजर्व सीट, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है फॉर ऑल सीट्स के लिए नॉन मुस्लिम की, उनके लिए होल कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी चीजें जो मैंने आपको करवा दी। आगे चलते हैं। बस इसमें ये नंबर ही याद रखने वाली बात होती है, ये जो उसने बाद में कहीं गया है। ठीक है ना, यही कल पेपर में आएंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। Members to be to the seats reserved for the women which are allocated to the province under class 3 shall be elected in accordance with the law through proportional representation system of the political parties. List of the candidates on the basis of the total number of the general seats
secured by the each political party from the province concerned in the national assembly. उसने कहा है जो members होंगे ना on to the seats, members of the seats reserved for the women, जो women's के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं which are allocated to the province, जो प्रिंस को allocate की जाएंगी under the class 3 shall be elected in accordance with the law through proportional representation system of the political parties. मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज देखे ना, एक सूबे में पार्टीज हैं, उन्होंने डिफरेंट सीटें ली हैं, वो उनके प्रोपोर्शंस के मुताबिक कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीता है, कितनी सीटें कौन पार्टी जीता है। फॉर एग्जांपल एक सूबे में 140 है, एक जो पार्टी 40 सीटें जीता है तो दूसरा 90 जीता है और तीसरा जो 10 जीता है, तो फिर उनको 90 वालों को ज्यादा वुमेन की सीटें मिलेंगी, वो अपनी वुमेन ज्यादा लेके आएंगे, और दूसरे जो है जिनको 10 मिलेगी उनको एक लाना पड़ेगी, और बाकी जो है जो 40 वाले उनको 2 3 4 ऐसे लाना पड़ जा सकती है। ठीक है, इस तरह से उनको उतना प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेगा क्योंकि उन्होंने सीटें ज्यादा जीती है ना जी। ये आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ the total number of general seats won by the political party shall include the independent return candidate or candidates who may duly join such political party within 3 years of the publication in the official gazette of the government। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एमसीक्यूज बनना है। प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ द जनरल सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स के लिए होंगे वन बाई ए पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, शैल इंक्लूड द इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट जो आजाद उम्मीदवार होंगे ना, इंडिपेंडेंट, वो आ जाएंगे, किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, कैंडिडेट और कैंडिडेट्स हु मे ड्यूली ज्वाइन सच पॉलिटिकल पार्टी, वो पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 3 डेज। यहाँ पे एमसीक्यू बनना है विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द नेम्स ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स। मतलब कि वो उसको क्या करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी को तो 3 दिन में आजाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं जनाब। ठीक हो गया, वो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की टोटल सीट्स होंगी। आगे चलते हैं। Members to the seat reserved for the non-Muslim shall be elected in accordance with the law through proportional representation system of the political parties list of the candidates on the basis of the total number of the general seats won by the such political party in the National Assembly। मतलब ये कि members to the seat reserved for the non-Muslim, जो non-Muslim के लिए सीटें रिजर्व की है ना, ये non-Muslims के लिए, shall be elected in accordance with the law, उनको accordance with the law इलेक्ट किया जाए थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी पॉलिटिकल पार्टी की सीटें उन्होंने जीतेंगे उसके मुताबिक लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ द जनरल सीट्स वन बाय सच, बस इसमें आपने ये याद रखना। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। अब हमने क्या कर ली, कंपोजिशन पढ़ ली। ठीक है ना। नेशनल असेंबली में हमने भी ये सबसे पहले हमने ऊपर देखते हैं, मैं आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है। कंपोजिशन पढ़ा हमने कि एक मजलिस शूरा होगी, मजलिस शूरा मतलब पार्लियामेंट, वो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस पर मुश्तमिल होगी और 336 इसकी सीटें होंगी। ठीक है ना। और जो वोटर होगा वो पर्सन होगा शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट दे सकेगा अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन है, वो 18 साल की उम्र है उसकी, और उसकी और वो इलेक्टोरल रोल पर उसका नाम है इलेक्टोरल लिस्ट में, और उसको डिक्लेयर अगर अनसलमान डिक्लेयर नहीं किया तो वो वोट दे सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। पहले हम बाद में हमने पढ़ा कि ये सीटें नंबर ये आपने याद करना है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जो 336 बनती है, और जो 10 जो नॉन मुस्लिम जो सीटें हैं 10 सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, वो डाल के 336 हो जाती हैं। ठीक है। आगे हमने पढ़ा नेशनल असेंबली जो को ये इसमें पॉपुलेशन के मुताबिक हर सीट्स उसको सूबे को दी जाएगी। ठीक है ना। आगे हमने ये पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो होंगी और एक उसमें जो बंदा खड़ा होगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी के में सिर्फ एक बंदे के लिए होगी। ठीक है ना। डिफरेंट पार्टीज के वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है। उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी समझा जाएगा, और ईच प्रोविंस को जो एक प्रोविंस को क्या समझा जाएगा कि वुमेन के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो प्रोविंस को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी समझा जाएगा, यही देखें। और जो आपका होल कंट्री को यानी कि जो सिटी आप रिजर्व की नॉन मुस्लिम के लिए उसको होल कंट्री को सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी समझा जाएगा। ठीक है ना। मतलब वो पूरे मुल्क से यानी कि होंगे नॉन मुस्लिम्स, और जो आपके जो वुमेन की रिजर्व सीटें हैं वो होंगी पूरे सूबे में से। ठीक हो गया जनाब। आगे चलते हैं जी। चलें जी आगे चलते हैं जी। ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व
ये लफ्ज़ याद करते हैं। कंटिन्यू फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स के लिए ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड शैल स्टैंड रिजॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म्स। जब जब 5 साल पूरे हो जाएंगे ये छुट्टी कर जाएंगी, आप डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ये लफ्ज़ जो डिजोल्व है ना, और 5 साल 5 ईयर्स फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, जब वो पहले दिन यानी कि बैठेगी उससे लेकर नेक्स्ट जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन तक ये खत्म, उस दिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, शैल डिसॉल्व एट द टाइम एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म। आगे चलते हैं। अभी हम ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली पढ़ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन पढ़ लिया 5 साल। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली क्या है? देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको गो थ्रू इसलिए करवा रहा हूँ, ये वीडियो आप देख लें, आपका कल का 10 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। 10 नंबर आपके पक्के हैं, मैं ये आपको कह रहा हूँ। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली क्या है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर जनरल इलेक्शन के नेशनल असेंबली शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस इलेक्ट फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स एज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है ना। उसने कहा आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन हो जाएंगे नेशनल असेंबली क्या करेगी? शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग, जब फर्स्ट मीटिंग बैठेंगे एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस, दूसरे अगर हाँ कोई अगर काम होता है तो ठीक है, अदरवाइज इलेक्ट फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स में से वो क्या करेंगे? एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे? उसको डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करेंगे। एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बिकम वेकेंट, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो वेकेंट रहती है, द असेंबली शैल इलेक्ट अनदर मेंबर एज स्पीकर एज द केस में भी डिप्टी स्पीकर। अगर उनकी सीट वेकेंट है तो फिर जो नेशनल असेंबली क्या करेगी? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेगी, ठीक है ना, अमंग मेंबर में से। बिफोर एंट्रिंग ऑन ऑफिस नंबर elected as a speaker or deputy speaker shall make before the national assembly oath in the form set out in the third schedule। ये अब थर्ड शेड्यूल का लफ्ज आपने याद रखना है, यहाँ से पे आपका बनना है एमसीक्यूज, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कहा गया उसने बिफोर एंट्रिंग ऑन अपॉन ऑफिस अ मेंबर इलेक्टेड एज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो इलेक्टेड हो गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वो क्या करेगा? वो ओथ लेगा। शैल मेक ऑफिस shall make before the national assembly oath, वो oath लेगा इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में आपने याद रखना है, यहाँ पे वो बनता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। When the office of the speaker is vacant, जब office of speaker is vacant है, the speaker is absent or the speaker is absent or the unable to perform his functions, और स्पीकर इज एब्सेंट है, स्पीकर नहीं मौजूद है और अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू द एनी काज, किसी भी काज की वजह से द डिप्टी स्पीकर शैल एक्ट एज अ स्पीकर, तो उसकी जगह कौन काम करेगा? डिप्टी स्पीकर काम करेगा, ये आपने याद रखना। डिप्टी स्पीकर एक्ट एज स्पीकर के तौर पर काम करेगा। एंड इफ एट दैट टाइम द डिप्टी स्पीकर इज आल्सो एब्सेंट, अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट एंड इज अनएबल टू एक्ट एज अ स्पीकर ड्यू टू एनी काज, such member as may be determined by the rules of the procedure of the assembly shall preside at the meeting of the assembly। अगर दोनों नहीं है तो फिर जो रूल्स है ना, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द असेंबली, उसके मुताबिक फिर वो क्या करेंगे? असेंबली को प्रिजाइड करेगा, उसके मुताबिक उसको रूल को फॉलो किया जाएगा। वो कोई भी आदमी हो सकता है असेंबली का। The speaker or the deputy speaker shall not preside at the meeting of the assembly when a resolution of his removal from the office is being considered। मतलब कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर रेजोल्यूशन उसके रिमूव करने की रेजोल्यूशन पास हो गई है ना, मतलब उसका यानी कि मीटिंग रेजोल्यूशन जो है वो उसको मूव कर गई है, तो फिर वो जनाब क्या करेगा? वो फिर प्रिजाइड नहीं करेगा। shall not preside at the meeting of the assembly when resolution of his removal from office is being considered। अगर उसकी रिमूवल के बारे में कंसीडर किया जा रहा है ना, तो फिर उसको यानी कि वो नेशनल असेंबली को क्या करेगी? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको प्रिजाइड नहीं करेगा, shall not preside, ये आपने याद रखना है, ठीक है। The speaker may by writing under his hand address to the president resign his office। स्पीकर क्या कर सकता है? रिजाइन कर सकता है, अपने हाथ से लिखकर क्या कर सकता है? और रेजिग्नेशन किसको देगा? ये देगा जनाब आप प्रेसिडेंट को देगा, ये आपने याद रखना है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर रिजाइन हिज ऑफिस,
और डिप्टी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को देगा अपने रेजिग्नेशन, ठीक है ना, बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर रिजाइन हिज ऑफिस, कि मैं अपने पोजीशन रिजाइन कर रहा हूँ। आगे चल रहा है, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बिकम वेकेंट इफ ही रिजाइन हिज ऑफिस, वो अगर वो द ऑफिस ऑफ द स्पीकर या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस होगा वो वेकेंट हो जाएगा। कैसे, अगर ये क्या करते हैं, आप ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं, अगर वो सीजर टू अगर वो नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं रहा, ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली, अगर उसको ऑफिस से रिमूव कर दिया गया रेजोल्यूशन पास करके, which not less than 7 days notice has been given, not less than 7 days, यानी कि 7 दिन उसको से पहले उसको यानी कि नोटिस दिया जाएगा, एंड विच इज पास बाय द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली, मतलब वो असेंबली की मेजोरिटी उसको पास करे, ठीक है। अच्छा आगे, when the national assembly is dissolved, जब assembly speaker shall continue in his office till the person elected to fill the office by the next assembly entered upon his office। बात समझ में आई, उन्होंने क्या किया, when the national assembly is dissolved, dissolved हो गई, national assembly dissolved हो गई, the speaker shall continue, speaker continue करेगा in his office, अपने अपना ऑफिस जो मतलब कि as a speaker के तौर पर, till the person elected to fill the office by the next assembly entered upon his office, मतलब कि अगले ऑफिस नेशनल असेंबली जो बनने तक, नेशनल असेंबली बनने तक वो क्या करेगा, वो उन तक अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करेगा। ये इसकी एक है जी मुद्दत। समनिंग एंड प्रोपोगेशन ऑफ द मजलिस शूरा, समनिंग एंड प्रोपोगेशन प्रोरोगेशन ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट। देखना, ये देखें, आप अगर अजलास बैठाना है तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, अजलास बैठाना है तो फिर क्या करेंगे, बुलाना है तो समन करना है सबको, वो क्या करेगा, कौन करेगा, किसको किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये देखें। द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या करेगा, समन आइदर हाउस और बोथ हाउस, ठीक है ना, प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम समन, प्रेसिडेंट समन करेगा जी, प्रेसिडेंट आइदर हाउस दोनों में से किसी को, बोथ हाउस दोनों को भी कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट को कर सकता है, इन ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज थिंक फिट एंड मे आल्सो प्रोरोगेट द सेम, और दोनों को यानी कि बुला सकता है, किसी एक को भी बुला सकता है, नेशनल असेंबली को बुला सकता है, सेनेट को भी बुला सकता है, सेनेट का इजलास भी कर सकता है, और दोनों को इकट्ठा भी ज्वाइंट सिटिंग भी कर सकता है, ठीक है ना। कौन करेगा, प्रेसिडेंट समन करेगा, ये देखने के हुआ है। There shall be at least 3 sessions of the National Assembly every year, हर साल कम से कम 3 सेशन होंगे, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, and not more than 120 days, 120 days, not more than 120 days shall intervene between the last sitting of the assembly in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। उसने कहा है कि and not more than 120 days, 120 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, गुजरने चाहिए, ठीक है ना, तो एक सेशन जरूर 3 सेशन होने 120 दिन के वक्त पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असेंबली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज इन ईच ईयर। नेशनल असेंबली जो है ना, वो क्या करेंगी, शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज इन ईच ईयर, 130 दिन यानी कि वो क्या करेगी, नेशनल असेंबली इजलास होगा, नेशनल असेंबली का इजलास होगा, 130 दिन से कम नहीं होगा, 31 दिन से काम नहीं होगा वर्किंग डेज से, ठीक है ना। नेशनल असेंबली अपने 30 दिन जरूर यानी कि जरूर करेगी अपने, वैसे तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन वो वर्किंग डेज में 130 दिन से कम वो अजलास नहीं होगा, तो 130 दिन जरूर अजलास में बैठेगा उसका, ठीक है। एक्सप्लेन इन दिस क्लास जो है वो क्या, वर्किंग डेज इंक्लूडिंग एंड डे ऑन विच देयर इज जॉइंट सिटिंग, वो भी को एंड अ पीरियड नॉट एक्सक्लूडिंग 2 days फॉर विच द नेशनल असेंबली इज एडजर्न्ड। वर्किंग डेज में इंक्लूड होगा, यानी कि वो जब जॉइंट सिटिंग बैठेंगे ना तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। आगे चलते हैं जी, चलिए मैं आपको यहाँ तक करवा दिया। अच्छा, ऑन द रिक्वेजिशन साइंड बाय नॉट लेस देन
1/4 of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time and place as think fit। मतलब कि requisition गई है नेशनल असम्बली की तरफ से और नेशनल असम्बली के 1/4 लोगों ने उस पर साइन किए कि अजलास होना चाहिए, तो वो स्पीकर जो होगा ना वो अजलास बुला लेगा एंड सच टाइम एंड प्लेस जैसे वो मुनासिब समझे विद इन 14 days ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेजिशन एंड व्हेन द स्पीकर हैज समन्ड द असेंबली ओनली ही मे प्रोरोगेट इट एंड व्हेन द स्पीकर हैज समन्ड द असेंबली ओनली ही मे प्रोरोगेट इट। ठीक है, मतलब कि प्रोरोगेट मतलब कि ये है कि जो अगर तो यकीन असेंबली नेशनल असेंबली अजलास बुलाना चाहती है ना, तो वो क्या करेगी, वो स्पीकर को 1/4 करके एक रिक्वेजिशन देगी। रिक्वेजिशन वो जो वो आगे समन करेगा नेशनल असेंबली को बैठने के, वो 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी, 14 दिन के अंदर अंदर। और व्हेन द स्पीकर है समन, जो समन स्पीकर ने किया है असेंबली को, तो ओनली ही मे प्रोरोग इट, ठीक है ना, उसको यानी कि वो कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, ये जो है ना वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम, ये मैं अगली वीडियो में करवाता हूँ। ये 26 मिनट की वीडियो, आप इसको जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इससे। यही आपका गैस है और यही सारा कुछ है। इसको आप 26 मिनट दें अपनी जिंदगी के, इंशाल्लाह कल के पेपर में आपको फायदा होने वाला है।